अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। ओके, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑलरेडी 2 सेशंस हो चुके हैं और दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुए हैं। ग्रेटर गोल ऑफ पेरेंटिंग हमने डिस्कस किया और लास्ट टॉपिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट जो कि स्ट्रेस के ऊपर था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेरेंट्स के रिव्यूज़ मुझे आए और जिन्होंने अमल भी करना स्टार्ट किया है एंड दे आर लुकिंग, और उन्होंने अपने बच्चों में बहुत चेंजेस भी देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, एंड दैट इज हेल्थ। नॉट एक्चुअली हेल्थ, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक आपको वाकया सुनाती हूँ। एक एक्टर हैं वैन डैम एंड ही इज़ अ फाइट कोरियोग्राफर एज वेल और मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। और 2016 में उनका वर्ल्ड बुलेटिन में इंटरव्यू आया था और इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आपकी सेहत का, आपकी हेल्थ का क्या राज है। तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी डाइट जो है वो दुनिया के सबसे होशियार इंसान से फॉलो लेता हूँ, मतलब फॉलो करता हूँ। और उसने बोला कि जो दुनिया का सबसे होशियार इंसान है उसका नाम है मोहम्मद साहब, यानी मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑल्दो ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट इस्लाम और ही डजंट फॉलो इस्लाम, लेकिन उसने सेहत के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा था और उसने बोला कि मुझसे मत पूछो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को देखो और मुसलमानों को फॉलो करो डाइट के मामले में। लेकिन शायद अफसोस उसने हम एशियंस की डाइट नहीं देखी होगी, वरना वो ये बात कभी ना बोलता। क्यों? क्योंकि हमने इस्लाम को और सेहत को या फिजिकली एक्टिव रहने को या और चीज़ों पे गौर फिक्र, अपने आसपास की चीज़ों पे गौर फिक्र करने को इस्लाम का पार्ट समझा ही नहीं। और जिसके नतीजे में आज हमारे बच्चे इस्लाम को टाइटल देते हैं कि इस्लाम इज बोरिंग। यस, बहुत सारे बच्चों से मैंने खुद सुना है कि इस्लाम इज बोरिंग। क्यों? क्योंकि हम पेरेंट्स ने उनको ये दिखाया है कि बेटा इस्लाम जो है वो एक सिर्फ रिचुअल या इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ये करो और ये नहीं करो, ये हराम है और ये हलाल है, दैट इज इस्लाम। या मुसल्ले और मस्जिद तक रहने का नाम इस्लाम है। के नतीजे में हमारे बच्चों को इस्लाम आज बोरिंग लगता है। लेट मी म्यूट ऑल। हमने बच्चों को उस एंगल से इस्लाम सिखाया ही नहीं कि वो उसकी एप्लीकेशन कर सके। दे शुड बिकम बेटर मुस्लिम एवरी सिंगल डे, लेकिन हमने उनको सिर्फ हलाल और हराम के बीच में महदूद करके रख दिया, जिसका नतीजा आज हम बहुत बुरा देख रहे हैं। आप देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया है, वलक़द ज़य्यना अस्समा अद्दुनिया बिमसाबिह। अल्लाह ताला कह रहे हैं आसमानों पे तो देखो हमने तुम्हारे लिए स्टार सजाए हैं। हमने जो आसमान है, पहला आसमान जो है, हमने उसको सितारों से तुम्हारे लिए सजा दिया। हम कब, कौन माँ बाप ऐसा करते हैं कि वो बच्चे के सामने कुरान खोल के ये वाली आयत पढ़े और वो बोले चलो बेटा आज हम छत पे चलते हैं, हम कुरान की आयत पे अमल करेंगे, हम छत पे जाके स्टार्स देखेंगे। ये भी इस्लाम है कि हम छत पे जाएं और हम आसमान में गौर फिक्र करें और हम स्टार्स देखें। जिनको हुक्म था वो तो इन चीजों से पीछे रह गए और जिनके लिए हुक्म नहीं था वो आसमान में देख देख कर नासा में जाके बैठ गए। अगर हम अपने बच्चे को क्यों ये चीज नहीं बताते कि बेटा अगर तुम एक अच्छे स्विमर बने तो तुम एक बहुत बेहतर मुसलमान हो। हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं बताते कि बेटा एक फिट मुस्लिम, एक फिट मुसलमान जो फिजिकली बहुत एक्टिव है, जो फिजिकली फिट है, जो स्पोर्ट्स में आगे है या जो हॉर्स राइडिंग करता है, जो स्विमिंग करता है, वो अल्लाह के नजदीक उस मुसलमान से बेटर है जो कमजोर है। अगर 2 मुसलमान हैं या 2 बच्चे हैं, या हम मुसलमान ले लेते हैं एक बड़े इंसान को, वो भी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, दूसरा इंसान भी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, वो भी हर फील्ड में इस्लाम को फॉलो करता है, अमानतदारी करता है, अपने बिजनेस में भी अमानतदारी करता है, धोखेबाज नहीं है। लेकिन एक फिजिकली बहुत फिट है, वो अपनी सेहत का ध्यान रखता है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए खाने और बाकी चीज़ें, उन सब चीज़ों को वो फॉलो करता है। ठीक है, वो जॉगिंग भी करता है, ही डू एवरीथिंग। क्यों? ताकि वो अपनी सेहत बनाए और उस चीज़ को वो दीन में
उस चीज का बेनिफिट उठा सके, है ना। लेकिन वही दूसरा मुसलमान है जो बिल्कुल लेजी है और उसको कोई अपनी सेहत का ख्याल नहीं है, वो जंक खाता है, वो एवरीथिंग, और वो उसका फिजिकल कोई वर्कआउट नहीं है, तो अल्लाह के नजदीक कौन बेहतर मुसलमान है। ये हदीस है कि अल्लाह के नजदीक कवी मोमिन बेहतर है ज़ईफ मोमिन से। जो फिजिकली फिट मुसलमान है वो बेहतर है किससे, जो फिजिकली अनफिट है। तो हमने बच्चों को क्यों ये चीजें नहीं बताई हैं कि बेटा इस्लाम जो है वो सिर्फ रिचुअल्स नहीं है। इस्लाम हर फील्ड में आपको इस्लाम को फॉलो करना है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो अपनी सेहत का ख्याल रखना हो, चाहे वो जब आप मार्केट जाओ वहां पे भी आपको इस्लाम फॉलो करना है। अगर आप अपनी क्लास में सबसे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप एक बहुत बेहतर मुसलमान हो। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, क्योंकि आगे जो हमारा टॉपिक है वो हेल्थ से रिलेटेड ही, थोड़ा फर्दर हम साइंस में जाएंगे। वो ये है कि व्हाई डू वी हैव ब्रेन। अच्छा, मैंने बीच में अचानक से क्वेश्चन क्यों किया, आई विल टेल फर्दर कि इसका हेल्थ का ब्रेन से क्या कनेक्शन आ रहा है। मैंने बीच में जो ये क्वेश्चन किया, कोई चैट में या कोई बोल के आंसर बता सकता है कि हमें, या फिर हम ये चलिए ऐसे पूछते हैं कि हमारे पास दिमाग क्यों होता है, व्हाई डू वी नीड ब्रेन, और ब्रेन का क्या हेल्थ से कोई कनेक्शन है। या फिर चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि क्या सारे लिविंग थिंग्स के पास ब्रेन होता है, क्या हर हर लिविंग थिंग के पास दिमाग होता है, या फिर सिर्फ कुछ लिविंग थिंग्स ऐसी हैं जिनके पास दिमाग होता है और कुछ लिविंग थिंग्स के पास दिमाग नहीं होता। कोई बता सकता है कोई ऐसी स्पीशीज, ऐसी लिविंग थिंग जिसके पास ब्रेन नहीं है। एनीवन? किसी को नहीं पता आंसर? चलिए मैं खुद ही बता देती हूँ। आप जब गौर करेंगे, पल्स जिसमें से निकलते हैं उसके पास ब्रेन नहीं है, ठीक है, ओके गुड, पहुंच गई हैं आप वहां तक। चलिए हम एक गौर करते हैं कि ब्रेन हमारे पास है, एनिमल्स के पास भी है, ठीक है, लेकिन एक लिविंग थिंग ऐसी है जिसके पास ब्रेन नहीं है, एंड दैट इज प्लांट्स। ट्री, प्लांट्स, उनके पास ब्रेन नहीं होता। तो ऐसा क्यों है कि उनको ब्रेन की जरूरत नहीं है और हमें ब्रेन की जरूरत है? हम्म क्योंकि ब्रेन का ताल्लुक जो है वो मूवमेंट से है, ठीक है। द माइंड या द ब्रेन इज एसेंशियल फॉर थिंग्स दैट कैन मूव। जो चीजें मूव करती हैं उन चीजों को ब्रेन की, माइंड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्लियर कि हमारे पास ब्रेन क्यों है, क्योंकि हम मूव करते हैं, जो चीजें मूव करती हैं उनको जरूरत पड़ती है ब्रेन की। प्लांट्स डजंट मूव, तो प्लांट्स को जरूरत नहीं पड़ती माइंड की, ठीक है, ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम अपने सेंसेस के थ्रू ब्रेन तक डेटा पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सामने स्नेक आया, ठीक है, अब हमारे ब्रेन को डेटा गया कि सामने कोई खतरा है, और वो फाइट एंड फ्लाइट मोड पे चला जाएगा। मैंने लास्ट टाइम फाइट एंड फ्लाइट मोड का आपको बताया था, वो स्ट्रेस से जो लिंक होता है, ठीक है। तो ब्रेन को डेटा गया, अब ब्रेन बोलेगा कि भागो, खतरा आ गया है, डेंजर आ गया है, ठीक है। तो हमारे पास ब्रेन, या फिर उन चीजों के पास ब्रेन है जो मूव कर सकती है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ब्रेन कंट्रोल्स मूवमेंट। ब्रेन क्या करता है, लेट मी शो व्हाइट बोर्ड। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन कंट्रोल्स मूवमेंट। अच्छा, ठीक है, ब्रेन हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो जब मूवमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो चीज हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को तकवीत देती है, ठीक है, हमारे ब्रेन को स्ट्रांग बनाती है, हमारे ब्रेन को डेवलप करती है। जब भी हमारी मूवमेंट होगी, इसलिए आप देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे,
आप बिल्कुल बेबी से लेके फिर जब टॉडलर तक की एज में आते हैं बच्चे इतना फिजिकल एक्टिव होते हैं, वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन बहुत ग्रो कर रहा होता है, उनका माइंड की फुल डेवलपमेंट हो रही होती है। और टॉडलर होने तक, टिल दे गेट टॉडलर, उनका 90% ब्रेन डेवलप हो गया होता है। ठीक है, तो जितनी वो मूवमेंट करते हैं उतनी उनकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया। सॉरी, हजरत उमर बिन खत्ताब का कॉल है। मुझे सही सनद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड ये हदीस नहीं मिली थी, लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब का ये कॉल है। वो हुक्म देते थे कि अपने बच्चों को फिजिकली एक्टिव रखो, अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाओ। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जो लोग स्विमिंग करते हैं ना, स्विमिंग इज फुल बॉडी वर्कआउट। उसमें आपकी फुल बॉडी जो है ना वो एक्टिव रहती है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब हुक्म दिया करते थे कि अपने बच्चों को सिखाओ, आर्करी सिखाओ, स्विमिंग सिखाओ। तो जब एक छोटा बच्चा फिजिकली बहुत फिट रहता है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू हिज ब्रेन। वो चीज उसके ब्रेन डेवलपमेंट को इतना बूस्ट करती है, इतना बूस्ट करती है। लेकिन अफसोस के साथ जिस एज में उसको सबसे ज्यादा फिजिकली फिट रहना था, यानी वो एज है 5 to 6 years, 6 साल तक उसको फिजिकली इतना फिट रहना था, उसकी जो ब्रेन मूवमेंट्स थी वो इतनी ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन हम कहाँ रह गए, हम अपने बच्चों को बी सीधा लिखने में और डी सीधा लिखने में सिखाने में रह गए। वो बच्चा जिसको कम दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे खेलना था, एक्सरसाइज करनी थी, वर्कआउट करना था ताकि उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो, वो बच्चा क्लास में 4 घंटे स्टिल बैठा रहता है और उसको उस बात पे डांट पड़ रही होती है कि तुमने होमवर्क ठीक नहीं किया और तुमने ए ठीक नहीं लिखा और तुमने लाइन सीधी नहीं बनाई। व्हाट इज दिस? आप अपने बच्चे की, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है, आप इस पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है कि वो बच्चे जो फिजिकली एक्टिव नहीं रहते उनकी ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाती है। वो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट उन बच्चों के मुकाबले जो फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं, आप तभी देखिए, आप जब सीरा पढ़ेंगे, आप जब सहाबाओं की सीरा पढ़ेंगे, यू विल बी अमेज्ड कैसे 10-10 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे जंग में जा रहे हैं एंड दे आर फिजिकली फिट। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर रहे हैं कि नहीं अभी तुम छोटे हो, अभी मत जाओ, लेकिन वो फिजिकली इतने फिट हैं और उनके अंदर इतना जोश है कि वो जा रहे हैं। हमारा बच्चा 1 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता। यू सी द कनेक्शन। अच्छा, तो ये एक रिसर्च है एक यूनिवर्सिटी की, एक सेकेंड, आई व्हाट द नेम। हाँ, ये जापान की एक यूनिवर्सिटी है, फुकुशिमा मेडिकल यूनिवर्सिटी। वहाँ की ये रिसर्च थी कि जो छोटा बच्चा होता है, जो टॉडलर होता है, ठीक है, उसकी जो लर्निंग होती है वो आपको वो आपको करवानी है एक्टिव ब्रेन लर्निंग। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, 2 तरह की लर्निंग होती है छोटे बच्चों की। एक होती है एक्टिव प्रोग्रामिंग, एक्टिव प्रोग्रामिंग, और एक होती है पैसिव ब्रेन प्रोग्रामिंग। एक्टिव ब्रेन प्रोग्रामिंग जो है उसमें सारी फिजिकल वर्कआउट आएगा, लाइक एक्सरसाइज करवाना, बैलेंसिंग करवाना, मोटर स्किल सिखाना, ओरिएंटेशन सिखाना बच्चों को, हर तरह की डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल वर्कआउट करवाना। ठीक है, और पैसिव ब्रेन प्रोग्रामिंग में आता है बच्चों को चीजें लर्न करवाना, उनको याद करवाना, उनको लैंग्वेजेस सिखाना। ठीक है, अब जो एक्टिव ब्रेन प्रोग्रामिंग है वो हमें करनी है टिल द एज ऑफ 5 to 6। ठीक है, ऑलमोस्ट आप ले लीजिए 5 years तक। ठीक है, जब बच्चा 1 से 1.5 साल क्रॉस कर लेगा तब से लेके 5 साल तक आपको अपने बच्चे को फिजिकली एक्टिव रखना है, बहुत ज्यादा। जो जो मैंने आपको बताया, उनके मोटर स्किल्स डेवलप करने हैं, उनकी ओरिएंटेशन डेवलप करनी है। बच्चा दिन में कम से कम, जो 5 साल तक का बच्चा है, 5 साल से नीचे का बच्चा है, वो दिन में कम से कम
3 से लेके 4 डिफरेंट एक्सरसाइजेस जरूर करें, जरूर जरूर करें। वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, तरह तरह की उसको मतलब आपको उसकी सेहत से रिलेटेड, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड उस पर कोई रहम नहीं खाना, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे उसकी एक्टिव ब्रेन प्रोग्रामिंग होगी, उससे उसके न्यूरॉन्स कनेक्शंस बनेंगे और 5 साल 6 साल की उम्र तक उसका ब्रेन हर चीज अडॉप्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए अब रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब जब उसकी 6 साल तक खूब अच्छे से एक्टिव ब्रेन प्रोग्रामिंग हो गई है, अब हम आएंगे आफ्टर 6 इयर्स, 6 साल से के बाद से 6 या 7, मतलब बच्चे टू बच्चा वेरी कर सकती है ये एज, ठीक है। बेसिकली वैसे ये 6 से 8 साल के बाद होती है। तो जब बच्चा 6 साल का हो गया है, 7 साल का हो गया, अब हमें उसकी करवानी है पैसिव ब्रेन प्रोग्रामिंग, जिसमें आपको उसको चीजें लर्न करवानी है, ठीक है, जिसमें आपको उसको हिफ्ज करवाना है, उसको आपको चाहे वो आप जो भी आप करवा सकते हैं, हदीस हिफ्ज, कुरान हिफ्ज या और भी कोई भी अलग अलग डिफरेंट चीजें हिफ्ज करवा सकते हैं, ठीक है। उसमें आप उसको जो सबसे मेन चीज है लैंग्वेज, बच्चा कम से कम 3 से 4 लैंग्वेज जरूर जरूर सीखे, ठीक है। कम से कम मिनिमम, इससे ज्यादा आप करवाए तो बहुत अच्छी एज है, लेकिन इस एज में जब वो बच्चा टॉडलर है ना, तब आपको उसको क्या करवाना है, आपको उसको दिमाग पे कोई स्ट्रेस नहीं डालना। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, बच्चे का अभी जब वो टॉडलर है, वो 5 साल तक का है, उसका फ्रंटल लोब अभी डेवलप नहीं हुआ है, ही कांट टेक एनी स्ट्रेस, ठीक है। और कोई फायदा भी नहीं है, आप 1 घंटे, जब बच्चा 3 साल का है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा 3 साल का है, अब आप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, ये याद करो, ये याद करो, याद करो, ये पोयम याद करो, वट एवर जो भी चीजें होती है, जिस चीजों पे बच्चे पे प्रेशर डाला जाता है, ये याद करो, उसको 1 घंटा लगेगा वो चीजें याद करने में। लेकिन अगर आपने उसकी एक्टिव ब्रेन प्रोग्रामिंग कर दी 5 साल तक, अब उस बच्चे का माइंड इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जब वो 7 साल का हो गया, उसकी फुल एक्टिव ब्रेन प्रोग्रामिंग हो गई, अब जब आप उसको चीजें हिफ्ज करवाएंगी, याद करवाएंगी, सिखाएंगी, कुछ भी सिखाएंगी, अब वो चीज वो 15 मिनट में कर लेगा, जो उसको 3 साल की उम्र में 1 घंटा लगा था। Someone is writing on the board, please थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। तो 5 साल तक आपको उसको खूब एक्टिव रखना है, आपको उसको तैयार करना है फर्दर कामों के लिए, आपको उसको आगे उसको और आपने उसको ये गाइड करना है कि बेटा आप जो फिजिकल एक्टिव हो रहे हो, आपकी जो सेहत बन रही है, आप जो खुद को तैयार कर रहे हो, वो आप खुद को इसलिए तैयार कर रहे हो ताकि आप आगे उम्मत की खिदमत कर सको, उम्मत के लिए खैर का बाइस बन सको और अल्लाह के निज़ाम को कायम करने में हेल्प कर सको। अगर आप फिजिकली फिट नहीं होगे तो यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। आप खुद के लिए भी परेशानी बनोगे और आसपास के लोगों के लिए भी परेशानी बनोगे। तो मैंने आपको 2 मॉडल बता दिए, एक्टिव ब्रेन प्रोग्रामिंग और पैसिव ब्रेन प्रोग्रामिंग, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। आपको पता है फिनलैंड के जो स्कूल्स होते हैं ना, उसमें 7 साल से पहले बच्चे को स्कूल में एडमिशन ही नहीं दिलाया जाता। वो उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो एक्टिव ब्रेन प्रोग्रामिंग पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं 7 साल से पहले बच्चा अपने घर पे रहे, अपनी माँ के साथ, अपने माँ बाप के साथ बॉन्डिंग करे और फिजिकली एक्टिव रहे। जब वो फिजिकली फिट हो गया, उसकी एक्टिव ब्रेन प्रोग्रामिंग हो गई, नाउ ही इज रेडी टू टेक एवरीथिंग, टू लर्न न्यू थिंग्स, टू लर्न न्यू स्किल्स। अपने बच्चों के माइंड पे बहुत रहम करिए और उनको कोई स्ट्रेस वाली चीजें मत दीजिए। जो आपको 5 साल तक की, 6 साल तक की एज तक जो आपको उनके साथ करना है, वो ये है कि आपको अल्लाह ताला की मार्फत उन्हें करानी है। इंशाल्लाह ये जो टॉपिक है अल्लाह की मार्फत, अल्लाह को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगी इंशाल्लाह। क्योंकि जब बच्चों को अल्लाह की मार्फत नहीं होगी ना, आप उसको हलाल हराम कितना भी सिखाएं, वो उस चीज को उस वे में नहीं लेंगे, ठीक है। यानी आप देखिए, अगर एक कोई बाहर का शख्स है, वो मुझे बोलता है कि मेरे शूज साफ कर दो, मैं बोलूंगी तुम कौन हो, मैं क्यों करूं, मतलब मैं क्यों करूं,
मुझे वो काम बहुत हकीर लगेगा, लेकिन यही चीज अगर मेरे माँ बाप मुझे बोले तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, मैं तो बहुत खुशी से ये चीज करूंगी। क्यों? हुक्म की वैल्यू नहीं है, जो हुक्म दे रहा है उसकी वैल्यू है, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को पहचानती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं उनकी अजमत, उनकी बड़ाई जानती हूँ, इसलिए मैं एक छोटा सा काम भी मैं बहुत खुशी से करूंगी। सेम वे आपको टिल द एज ऑफ टॉडलर बच्चे की एक्टिव ब्रेन प्रोग्रामिंग करनी है और उसको सिर्फ अल्लाह ताला की मार्फत दिलानी है। हु इज अल्लाह ताला, एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह ताला, अल्लाह ताला की पहचान, अल्लाह ताला की किब्रियाई, ठीक है, और फिजिकली एक्टिव रखना है और अपने साथ बॉन्ड क्रिएट करना है। जब वो ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ लेगा, उसके दिल में बैठ जाएंगी, और नाउ ही इज मेंटली वेरी वेल, नाउ ही इज फिजिकली वेरी फिट, अब वो मैदान में निकलने के लिए तैयार है। लेकिन हमने सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही उल्टा कर रखा है, एंड वी आर सीइंग द रिजल्ट। हमारा रिजल्ट हमारे सामने है, ना दुनिया में बच्चे आगे हैं, ना दीन में बच्चे आगे हैं। वैसे ये दोनों चीजें अलग नहीं है, दीन और दुनिया इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, दुनिया और आखिरत इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन एक टर्म बोली जाती है तो मैं उस वे से बोल रही हूँ। तो ये दोनों चीजें अलग नहीं है। स्पोर्ट्स खेल रहा है तो भी वो एक बहुत बेहतर मुसलमान है, वो अगर अब छत पे बैठ के आसमान देख रहा है तो भी वो बहुत बेहतर मुसलमान है। ये आपको उसको कॉन्सेप्ट देने होंगे, ये उसको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने होंगे। और फिर से मैं वही बात पे आऊंगी जो मैंने फर्स्ट टॉक में बोली थी, कि जो बच्चे हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और नेमत भी है। लेकिन नेमत कब है? जब आप उनको हिदायत का तोहफा देंगे। कैसे? अगर आपका बच्चा फिजिकली एक्टिव है लेकिन उसको सेहत भी है, लेकिन वो सेहत उसकी हिदायत के कामों में नहीं लग रही, तो वो बच्चा आपके लिए नेमत नहीं है। आप तो अल्लाह के यहाँ मसूल हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें एक खाली कागज दिया था। बच्चे खाली कागज हैं, आप यू कैन राइट एनीथिंग, जो भी आप लिख सकते हैं, सिखा सकते हैं। आपको एक ब्लैंक पेपर दिया अल्लाह ताला ने, तो अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा मैंने तुम्हें नेमत दी थी। तो ये बच्चे आपके लिए नेमत तभी बन सकते हैं जब आप इस नेमत को हिदायत के रास्ते पे लगाएंगी। अगर आपको सेहत है, आपके बच्चे को सेहत है, और उस सेहत को आपने अगर हिदायत के रास्ते पे लगाया, तो ही ये बच्चा आपके लिए नेमत है, तो ही ये बच्चा हाथ पकड़ के आपको जन्नत तक ले जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं तो ये अजाब जारिया भी बन सकता है, सदका जारिया बनने के बजाय। तो today's topic is mostly covered, और फिर एक हदीस आप याद कर ले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सेहत को गनीमत जान लो बीमारी से पहले, है ना। तो हम सेहत का ध्यान रखें, एंड दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इस्लाम। और अपने बच्चों को भी सेहतमंद बनाएं ताकि वो दीन की खिदमत कर सकें। और इस नेमत को हम जब क़यामत के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा करें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख के खुश हो जाए कि हमने ऐसे बच्चों की तरबियत की है। और अब हम सब इसका खुद जवाब दे सकते हैं कि अगर अभी हमें और हमारे बच्चों को मौत आ गई, या अल्लाह न करे अभी क़यामत आ गई, और हम अपने बच्चों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर खड़े होंगे, या हम अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, कैन वी बी अ प्राउड पेरेंट? आज के लिए आप सबके लिए सवाल है, रात में सोने से पहले आप सब इस पे गौर करिएगा कि अगर अभी मुझे मौत आ गई, कैन आई प्राउडली से इन फ्रंट ऑफ अल्लाह एंड अवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हाँ मैंने ये तरबियत की है, आपके उम्मती की ऐसी तरबियत की है मैंने। क्या हम बोल पाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने? आज आप सब सोने से पहले इस बात पे ज़रूर गौर करिएगा, और हो सके तो इसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा। आज का सेशन छोटा सा ही था, हम यहीं तक रखते हैं शॉर्ट में, और नेक्स्ट टॉपिक भी इंशाल्लाह बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो हम यहीं तक रखते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, आई शेयर द नेक्स्ट लिंक फॉर द डिस्कशन इंशाल्लाह, क्योंकि 40 मिनट्स में ऑफ हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट लिंक देती हूँ। वैसे अभी टाइम नहीं आया लिखा हुआ, चलिए मैं दूसरा लिंक देती हूँ डिस्कशन के लिए।